नहीं राजीव जी देखिए, अगर उस ढंग से अगर देखा जाए तो देश का राजनीतिक परिदृश्य काफी कुछ बदल चुका है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना कल तक बीजेपी के साथ खड़ी रहती थी, आज वो डिवाइडेड हो चुकी है। उसका एक हिस्सा कांग्रेस के और एनसीपी के साथ जुड़ गया है और एक हिस्सा चला गया है बीजेपी के साथ। तो वहां पर भी पहले वाली स्थिति तो नहीं हो सकती, 2019 की स्थिति नहीं हो सकती। बिहार में जो है, जहां 38 सीटें जीत करके आ गई है लोग लोकसभा के पिछले चुनाव में, आज वो जनता दल यू उनके साथ नहीं रह गया है। आज जनता दल यू कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बन गया है। उसके साथ वाम पार्टियां भी हैं, वामपंथी दल भी हैं, वो लोग सीपीआई-एमएल का भी ग्रुप है, वो सारे लोग भी उनके साथ जुड़ गए हैं। तो अब वो स्थिति तो नहीं रह सकती जो 2019 में रही है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 2 दर्जन के आसपास सीटें मिल गई थी लोकसभा की, अब वो स्थिति तो नहीं रह गई विधानसभा के चुनाव के बाद जिस ढंग से ममता बनर्जी ने स्वीप किया पूरे विधानसभा के चुनाव को, तो वो सिनारियो तो बदला हुआ है। देखिए हमारी आशंका यही है, जो मैं कह रहा था कि साहब अगर 2024 में खुदा न खास्ता अगर ये आ जाते हैं तो एक दिशा तो तय कर दी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, हिंदू राष्ट्र की दिशा तय कर दी है और राजतंत्री राजशाही की दिशा तय कर दी है। लेकिन जो हम सोचते हैं वही हो पाता, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा ही होता, देखिए जैसा अभी न्यूज भी कर रही थी कि कुछ पार्टियां आज भी शामिल हो गई है, लेकिन वो पार्टियां कौन है? उन पार्टियों में कुछ तो ईडी और सीबीआई के डर वाले पार्टियां हैं जो चली गई, वहां पे समर्थन कर दिया उसका कार्यक्रम का, लेकिन आज उनके पास राज्यसभा की सदस्य संख्या नहीं रह गई है। बिहार के हट जाने के बाद जनता दल यू के बीजेपी के साथ किनारा कर लेने के बाद राज्यसभा का समीकरण बदल गया है। अब कर्नाटका का चुनाव हो गया, अगर 2-3 महीने में राज्यसभा के अगर कोई चुनाव होंगे तो वहां का सिनारियो बदल जाएगा, हिमाचल का सिनारियो बदल जाएगा। तो अब राज्यसभा का भी जो समीकरण है, कल को अगर कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, अभी सबसे बड़ा टेस्ट केस तो इसी में हो जाएगा जब ये दिल्ली वाले मामले थे, जो राज्यपाल की उपराज्यपाल की इस ताकत को खत्म किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कम किया था, उसको इन्होंने अध्यादेश के जरिए रिस्टेट करने की कोशिश की। उसी पर संसद में जो अभी जो मानसून सत्र होगा उसमें जरूर अध्यादेश को तो पास कराना पड़ेगा, तो राज्यसभा का समीकरण तो उसी समय साफ हो जाएगा। तो इतना आसान तो नहीं है जितना ये लोग सोच रहे हैं। और दूसरा ये 12 जून की बैठक का जहां तक सवाल है, देखिए विपक्ष का कमोबेश सहमति एक तरह से हो चुकी है। अंदर खाने बाहर की बातें जो भी आती हो वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर खाने हैं कि जिसकी जहां संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से अगर विपक्ष में एक सहमति बन रही है तो वो बहुत कारगर होगी मुझे लगता है। और दूसरा ये एक बात जो है वो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, उनमें एक मैसेज देना पड़ेगा। वो पहुंच भी रहा है धीरे धीरे। जैसे हम आपकी चर्चाओं में लगातार जब भी होते थे तो हम सवाल करते थे कि भाई आरएसएस के लोगों को बताना चाहिए या कि हिंदू राष्ट्र में दलितों की, ओबीसी की, महिलाओं की, आदिवासियों की हैसियत क्या होगी। अब उन्होंने हैसियत बता दी है कि आदिवासी राष्ट्रपति को उन्होंने बुलाया नहीं, दलित राष्ट्रपति के साथ उन्होंने शिलान्यास नहीं कराया, दलित जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको संसद भवन की नई बिल्डिंग दिखाई तक नहीं गई। उस बिल्डिंग में जैसे होता कि भाई कायदे से एलओपी को बुलाते और दलों के नेता है उनको बुलाते और दिखाते कि हाँ साहब इस तरह का है। अभी भी आपको मैं बताऊं, संसद भवन में राज्यसभा के चैंबर बने भी नहीं है, अधूरी है ये, अधूरा भवन है ये। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो हमारे लिए है, हम जैसे लोगों के लिए, मीडिया के लोगों के लिए है। तो वहां पे केंद्रीय कक्ष की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई है। मीडिया का कोई इंटरेक्शन हो सके राजनीतिक दलों से, नेताओं से, मंत्रियों से, सांसदों से, इसकी पूरी व्यवस्था ही खत्म कर दी है। ये सारा का सारा काम इन्होंने किया अपने ढंग से। लेकिन वही है कि ठीक है, आप अपने मन की करते हैं, आप जैसे पवन गर्ग जी कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी और उनकी रणनीति के बारे में सोचना चाहिए। उनकी अपनी रणनीति चलती रहती है, ठीक है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन हर बार वही सफल हो जाते हैं ऐसा नहीं होता है। बंगाल में पूरी तरह से हार जाते हैं, बिहार में हार जाते हैं पूरी तरह से, कर्नाटका में पूरी तरह से हार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी हार जाते हैं। तो ऐसा भी हुआ है इतिहास में। हमको लगा कि आज उनकी हालत जो हो रही है, कुल मिलाकर के 10 राज्य होंगे जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे, 15 राज्यों में एनडीए की सरकारें होंगी। कुल मिलाकर के सांसदों के लेवल पर अगर देखा जाए तो 200-250 का आंकड़ा भी नहीं पूरा हो पा रहा है उनके पास। अगर उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया जाए तो बाकी तो इनके पास कहीं कुछ है ही नहीं है। 6 राज्य है जहां पे जहां इनकी नहीं, राज्य तो खैर नहीं, इनकी अपनी सरकारें 10 के करीब राज्यों में है, लेकिन 6 जो भाजपा के खाटी जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं
ओरिजिनल, जैसे अभी है असम को आप शायद नहीं गिन रहे होंगे कि वहां हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से निकल करके आए हैं, वो आयातित हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार खरीदी उन्होंने, तो उसके हिसाब से क्षय हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आज की तारीख में उनके पास है। लेकिन जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, एनडीए की 16 है, एनडीए की 16 है, एनडीए की 16 है, तो वो हैसियत तो घटी है। और राज्य भी कैसे है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य है जहां कुल मिलाकर 24 सीटें हैं लोकसभा की, तो उससे तो कोई बात बहुत बन के आती नहीं है। गोवा में 2 सीट है रह गई है आपके पास, 2 सीटों वाला राज्य को वो भी नहीं, गोवा है आपके पास। तो इस तरह से देखा जाए तो आज की हैसियत में तो नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर विपक्ष को ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि भाई 2019 में भी आपने कर्नाटका में जीत लिया था, सरकार बना ली थी, उसके बाद उन्होंने खरीद लिया, खरीद बनाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी आपने चुनाव जीत लिया था, लेकिन 2019 के एकदम नतीजे एकदम पलट गए। तो थोड़ा सा विपक्ष को भी ओवर कॉन्फिडेंस बनाने के बजाय जो इश्यूज है उन इश्यूज को देखिए। आज सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि नरेंद्र मोदी के शासन के 9 साल पूरे हुए, उस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई। न उनके पास उपलब्धियां होती तो जरूर उसकी बखान करते हो, न तो उपलब्धियों की चर्चा हुई, न विपक्ष के सवालों के विपक्ष से 9 सवाल जो दागे कांग्रेस ने उनके सामने 9 साल 9 सवाल, उस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। सिंबल, नया बिल्डिंग और ये सारा इसी में हम 2-3 दिन से। और जैसा भी गर्व साहब कह रहे थे तो भाई 27 मई को भी कर सकते थे, हमने तो कहा कि भाई 26 मई को करना चाहिए था, जब आपके साथ आपके 9 साल पूरे हो रहे थे सरकार के, जिस दिन आपने शपथ लिया था 2024 में, उस दिन नहीं किया। लेकिन चूंकि आपको सावरकर के जन्मदिन पे करना था, हिंदू राष्ट्र चितपावन ब्राह्मणों की पेशवाई व्यवस्था को कायम करने की बात, मनवादी व्यवस्था को कायम करने की बात आपके मन में थी, कहीं ना कहीं से आरएसएस का कहीं कोई डिक्टेट जरूर रहा होगा, इसलिए आपने 28 मई का दिन चुना और उस दिन आपने संसद भवन का उद्घाटन किया। लेकिन वही सबसे बड़ी बात जो है, बार बार कहूंगा, वो दिल को छूने वाली बात है कि इस लोकतंत्र पे जो सबसे बड़ा करारा पहाड़ आज हुआ है वो जंतर मंतर पे हुआ है। हमारी बहन और बेटियों के साथ हुआ, पहलवानों के साथ हुआ है, जो हमारे लिए सोना जीत करके लाती है, रजत पदक लेकर के आती है, कांस्य पदक लेकर के आती है, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती है, उनको आज पुलिस की बूक से कुचला गया, उनको आज पुलिस के जरिए घसीटा गया, बाल पकड़ करके घसीटा गया। वो बात कभी इस देश का लोकतंत्र भूलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि जब भी इस देश का 28 मई का इतिहास लिखा जाएगा उस पर 3-4 बातें जरूर होंगी। ये जिद्दी प्रधानमंत्री ने जिस देश में 80 करोड़ लोगों को जिनका भोजन नहीं मिल पा रहा है, जो सरकारी राशन, मुफ्त के राशन पे मोहताज है, वो उनके 975 करोड़ रुपए खर्च करके एक नई संसद बनाई, नई संसद का बिल्डिंग बनवाया। एक तो ये होगा। दूसरा होगा कि देश के सारे तमाम जो प्रमुख विपक्षी दल हैं वो लोगों ने इस समारोह का बहिष्कार किया। तीसरा, उसी संसद भवन के 500 मीटर के दायरे में जंतर मंतर पे धरना दे रहे पहलवान महिलाओं को घसीट करके बाहर किया गया। और जिन सांसद के ऊपर इन महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न का आरोप है, वो सांसद संसद भवन की नई बिल्डिंग में बैठ के अट्टहास कर रहा था। ये बात भारत के लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज की जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा 2024 में, उसके पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में क्या होगा, ये देश का जनमानस तय करेगा और उसके लिए हमको इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, नज़रें रखनी पड़ेंगी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना, इन तमाम राज्यों में। और खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इसलिए क्योंकि आमने सामने की लड़ाई है। तेलंगाना में कांग्रेस